दोस्तों नमस्कार। हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर पहचान गुजरात को मिली। दंगों के आश्रय सामाजिक ध्रुवीकरण और वोटों को कैसे बांट दिया जाता है, इसकी पहचान गुजरात को मिली। भारत के भीतर पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात दूसरा ऐसा राज्य जहां पर 27 बरस से बीजेपी की सत्ता है और सामने चुनौती देने वाला कोई नहीं। सांगठनिक तौर पर गांव और पंचायत के स्तर पर बीजेपी ने पैर कुछ इस तरीके से पसारे हैं कि जो भी सामने आए वह बीजेपी के अनुकूल ही रास्ता बनाए। और जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, उसमें बीजेपी के हक में गुजरात की राजनीतिक जमीन अपने आप करवट कैसे ले लेती है और कांग्रेसी चुनाव आते आते क्यों पिछड़ जाते हैं, इन सारे सवालों के बीच 3 नए सवाल खड़े हो चले हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या केजरीवाल गुजरात के नए पोस्टर बॉय हैं? कल तक पोस्टर बॉय रहे नरेंद्र मोदी, क्या उनसे गुजरात का मोहभंग हो चला है? और क्या वाकई कांग्रेस इस चुनाव में कहीं नहीं है? यहां तक कि 2002 के चुनाव में जब 59 सीटें कांग्रेस को मिली थी, इस बार वह रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, यानी उससे भी कम सीट कांग्रेस जीत पाएगी। और पहली बार भारत की राजनीति के भीतर जो परसेप्शन की लड़ाई लगातार नरेंद्र मोदी ने अपने तौर पर खड़ी की, उसके समानांतर केजरीवाल गुजरात के जरिए क्या एक नई परिस्थिति 2024 के लिए बना तो नहीं रहे हैं? और अभी तक जो बिसात नरेंद्र मोदी ने बीजेपी और आरएसएस के जरिए बिछाई और इस देश के भीतर बिछाई, क्या गुजरात के आश्रय उन्हीं परिस्थितियों को केजरीवाल ने अपनाकर मोदी के सामने 2024 को लेकर कोई संकट तो पैदा नहीं कर दिया है? ये सारे सवाल गुजरात की राजनीतिक जमीन तले दबे पड़े हैं। जाहिर है एक एक पन्ने आज खोलने की जरूरत है, क्योंकि पहली बार राष्ट्रवाद का सवाल, हिंदुत्व का सवाल और उसके आश्रय मुस्लिम तुष्टीकरण से दूर मुसलमानों के किसी भी सवालों को न छूना और साथ ही केजरीवाल के जरिए मोदी पर सीधा निशाना साधना और अपने मॉडल को गवर्नेंस के तौर पर रखना, ये परिस्थितियां एक वक्त नरेंद्र मोदी के साथ जरूर थी जब वो गुजरात मॉडल का जिक्र करते थे। लेकिन गुजरात में जाकर गुजरात मॉडल को ही ध्वस्त करते हुए जिस शिक्षा की और जिस हेल्थ का जिक्र दिल्ली से निकलकर पंजाब होते हुए गुजरात में जिक्र हो रहा है, जिस मुफ्त बिजली और पानी का जिक्र हो रहा है, यहां तक कि कागज में लिख कर दिया जा रहा है सत्ता में आए तो इतने पैसे आपको दे दिए जाएंगे, यह सारी चीजें उम्मीद जगाती है या फिर नरेंद्र मोदी की उस बिसात के काउंटर में खड़ी एक दूसरी बिसात है जो पूरे तरीके से मोदी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है? आज तक आपने उम्मीद जगाई और भरोसा लोगों का टूट गया। हम उम्मीद जगाते हैं तो भरोसा जाग जाता है। दिल्ली में जागा, पंजाब में जागा। इस गोल्डन परिस्थितियों को केजरीवाल जी रहे हैं। 3 स्तर पर लड़ाई चल रही है। पहली लड़ाई सोशल मीडिया में है, दूसरी लड़ाई मेन स्ट्रीम मीडिया में है, तीसरी लड़ाई पब्लिक रैली के जरिए है। और इसके आश्रय जो सांगठनिक तौर पर पंचायत और गांव में बीजेपी घुसने का प्रयास कर रही है, उसमें आरएसएस का साथ उसे क्यों नहीं मिल पा रहा है? और दूसरी तरफ केजरीवाल सिर्फ शहरी परसेप्शन के आश्रय और सोशल मीडिया के जरिए जिस भूमिका को बना रहे हैं, उसमें पाटीदार समुदाय जो हार्दिक पटेल के बीजेपी में जाने से दुखी था, वह भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा तो नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए, सिर्फ कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने भर की परिस्थिति से अगर 3 से 4% भी बीजेपी के वोट बैंक में केजरीवाल ने सेंध लगा दी तो यह 15% वोट की स्थिति में शुरुआती दौर में, और अगर यह हवा इस दिशा में बह पड़ी कि विकल्प गुजरात खोज रहा है, तो शायद यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी 2024 को लेकर भी होगी। आइए जरा आज एक एक पन्ने को पलटने की कोशिश करते हैं और गुजरात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। यह कोई आसान स्थिति नहीं है कि एक के बाद एक कैबिनेट मिनिस्टर्स को नरेंद्र मोदी गुजरात भेज रहे हैं।
यह कोई आसान प्रक्रिया नहीं है कि केजरीवाल भी अपने तौर पर हिंदुत्व का ऐसा छौंक लगा रहे हैं कि जब वो ट्वीट करते हैं तो कहते हैं, मैं एक बेहद धार्मिक आदमी हूं। मेरा जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे एक काम देकर भेजा है, इन कंस के औलादों का सफाया करना, जनता को इससे मुक्ति दिलाना। कंस की औलाद कौन है? 27 बरस से जिसकी सत्ता है, निशाना वहीं पर है। या फिर वो इस बात का जिक्र करते हैं, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, गुजरात के लोगों को भी भगवान श्री राम के दर्शन वो कराएंगे जैसे दिल्ली के वोटरों और बुजुर्गों को करवाते हैं। यह मैसेज बहुत साफ है कि जिस हिंदुत्व की गाड़ी पर सवार होकर बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी ने अपनी पहचान बनाई और उसमें गुजरात और वाइब्रेंट गुजरात और गुजरात मॉडल का छौंक लगाया, वो दरअसल हिंदुत्व की प्रयोगशाला थी, जिस प्रयोगशाला में मुसलमान हाशिए पर चला गया। लेकिन मुसलमानों के सवाल पर केजरीवाल ने चुप्पी थाम ली। वो बिल्किस बानो पर कुछ नहीं कहते हैं, सीएए एनआरसी पर कुछ नहीं कहते हैं, हिजाब पर चुप रहते हैं, मदरसों पर चुप रहते हैं, धारा 370 पर भी खामोशी बरतते हैं। वो जानते हैं कि विकल्प तलाशते हुए गुजरात के भीतर बीते 27 बरस से संघर्ष करती हुई कांग्रेस से मोहभंग लोगों का हो रहा है और उनकी तरफ आएंगे। लेकिन वह कांग्रेस के सेकुलरिज्म से हटकर उस रास्ते को पकड़ना चाह रहे हैं जहां पर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा दें। और इस प्लानिंग को लेकर बीजेपी के होश फाकता है। उसे समझ में आ रहा है कि दरअसल यह हो सकता है कि उसकी सीट कांग्रेस के वोट को बंटने के साथ बढ़ भी जाए। यह भी हो सकता है कि एक नई परिस्थिति में हंग असेंबली भी आ जाए। यह भी हो सकता है कि कांग्रेस से कहीं आगे आम आदमी पार्टी निकल जाए, लेकिन सत्ता बीजेपी के पास ही रहे। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में गुजरात का मैसेज अगर केजरीवाल को कांग्रेस से आगे लाकर खड़ा कर देता है तो 2024 के लिए यह मोदी के लिए मुश्किल, और दूसरी तरफ जिस जिस राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी टकराते हैं आपस में, वहां पर एक तीसरे फोर्स के तौर पर केजरीवाल की दस्तक। यह राजस्थान में भी हो सकता है, यह छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, यह हिमाचल प्रदेश में भी हो सकता है। यानी 2024 से पहले कई रास्ते केजरीवाल के लिए खुल रहे हैं। उनके ऊपर कोई बैग एंड बैगेज नहीं है। कांग्रेस के बैग एंड बैगेज के तहत और गुजरात के भीतर कांग्रेसियों की खरीद फरोख्त बीजेपी आखिरी वक्त में किस डील के साथ करती है और बीजेपी के जो डील करने की तरीके हैं उसमें कांग्रेस कैसे फंसती है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो क्या इस वक्त जब आम आदमी पार्टी के साथ कुछ पुराने कद्दावर नेता जुड़ रहे हैं, तो क्या आखिरी वक्त में वह भी डील करेंगे? या कांग्रेस से हटकर आम आदमी पार्टी जिस संघर्ष के रास्ते चली है उसमें गुजरात के अलग अलग प्रांतों में उसे कुछ चीजें समझ में आ गई है कि डील नहीं होने देना है, संघर्ष का ऐसा रास्ता चुनना है जिसमें सीधे निशाने पर नरेंद्र मोदी को लिया जाए और बीजेपी को लिया जाए, लेकिन संघ को लेकर खामोशी बरती जाए। इस सियासी मिजाज के दायरे में जरा इस पन्ने को समझिए। राष्ट्रवाद की छौंक, हिंदुत्व का लेप, लोगों की भावनाओं को साथ जोड़ने की परिस्थिति, उनके दर्द और मुश्किल की स्थिति, कांग्रेस से कोई विकल्प ना मिल पाने की परिस्थिति, उम्मीद और वादा, इन सारी चीजों का गुलदस्ता जिस रूप में केजरीवाल प्लानिंग के साथ पेश कर रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और पब्लिक मीटिंग, इन तीनों का दायरा बड़ा होते चला जा रहा है। और बीजेपी के भीतर इस बात को लेकर हड़कंप है कि अपने तौर पर बीजेपी में भी कई तरीके की गुटबाजी है। जो मुख्यमंत्री मौजूदा वक्त में है वो आनंदीबेन पटेल के हैं। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वह अमित शाह के करीब थे। अमित शाह एक वक्त खुद गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के लिए बेताब थे, लेकिन चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति में नरेंद्र मोदी बीजेपी को संभालते हैं, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहना है और वह जमी जो है वह आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ही बनती है, तो उसमें वह कहीं हिलना डुलना किसी को नहीं देते हैं। अब सवाल यह है कि जिस रास्ते चेक एंड बैलेंस जो केजरीवाल अपना रहे हैं उसमें वह आरएसएस पर खामोशी बरतते हैं, मुस्लिमों के सवालों को नहीं उठाते हैं और बहुत ही लोगों की दर्द और भावनाओं को सोशल मीडिया के जरिए परोसते हैं।
जो रैलियां होती हैं, उन रैलियों की जो भीड़ होती है, और दूसरी तरफ खाली कुर्सियां जो बीजेपी की रैली और इसमें प्रधानमंत्री मोदी की रैली, उसका भी समावेश वह सोशल मीडिया के जरिए करते हैं। अब यहां पर सवाल है कि जिन पन्नों को हम खोलना चाहते हैं उसमें पहली बार गुजरात मॉडल के समानांतर शिक्षा और हेल्थ का मॉडल लिए हुए, सीधे तौर पर मुफ्त बिजली पानी का मॉडल लिए हुए और कैश देने की स्थिति का जिक्र केजरीवाल कर रहे हैं, जिसकी काट बीजेपी के पास नहीं है। यह पहली स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति बनती है, जो हाशिए पर पड़ा तबका मुसलमानों का था, उनके भीतर क्या कोई उम्मीद जगेगी, या फिर जो 3 सीटें मानी जाती हैं, अहमदाबाद की 2 सीटें हैं खास तौर से और 1 सीट और है, 3 सीटों पर मुस्लिम बहुल इलाकों में यहां पर प्रधानता मानी जाती है, जो खास तौर से वहां पर एआईएम भी घुस गई है, वहां पे आम आदमी पार्टी भी घुस गई है, चाहे वो दरियापुर का जिक्र कीजिए, चाहे वो बांकानेर का जिक्र कीजिए, चाहे दानीलीड़ा का जिक्र कीजिए, जो खास तौर से सीटें हैं मुस्लिम बहुल की। वहां पर कौन सा प्रभाव ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दे जो बीजेपी को लाभ दे दे, तो एआईएम का भी उम्मीदवार रहे, आम आदमी पार्टी का भी उम्मीदवार रहे, कांग्रेस का उम्मीदवार भी रहे। यहां पर बीजेपी जिस बिसात को बिछा रही है, वही बिसात बाकी गुजरात में, चाहे वह शेड्यूल्ड ट्राइब से जुड़ी हुई 27 सीटें हैं, यहां पर मैक्सिमम सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। उसमें भी अगर आम आदमी पार्टी ने सेंध लगा दी, तो जो वोटों का ट्रांसफर जो नजर आ रहा है, वह पहली बार दोहरे परिस्थितियों के साथ केजरीवाल के हिस्से में जाएगा, और इसी प्लानिंग को केजरीवाल जीना चाहते हैं। लेकिन लौटिए फिर उस स्थिति में जहां पर इस बात का जिक्र होता है कि आखिर 2017 में बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले सिर्फ 23 लाख वोट ही तो ज्यादा पाए थे। याद कीजिए, 2017 में 1,47,00,000 वोट बीजेपी को मिलते हैं और 1,24,00,000 वोट कांग्रेस को मिलते हैं, और दोनों के बीच में 1,47,00,000, 1,24,00,000, 23 लाख वोट का अंतर रहता है। यानी बीजेपी जानती है कि वोट खिसक रहे हैं, उसकी जरूरत है कि आम आदमी पार्टी खड़ी हो जाए, जिससे खिसकते हुए वोट बंट जाए। आम आदमी पार्टी जानती है कि बीजेपी की पकड़ मजबूत है, लेकिन अगर वह दूसरे नंबर पर भी आने का प्रयास करती है तो आने वाले वक्त में उसका रास्ता बहुत व्यापक तरीके से खुल जाएगा, क्योंकि इस देश के भीतर वोटों का ध्रुवीकरण जो होगा वो नामों पर होगा, चेहरे पर होगा। केजरीवाल उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। और इन 3 परिस्थितियों के बीच में जो संघ की भूमिका क्या रहेगी, केजरीवाल की अपनी भूमिका में क्या वाकई आरएसएस के लोग समर्थन करेंगे? कांग्रेस के निशाने पर संघ है और बीजेपी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के निशाने पर संघ नहीं है। और वहां के भीतर का सच इस रूप में है कि जो जिलेवार तरीके से कांग्रेस अपने प्रचार को कर रही है, अपने नेताओं को जिला सौंपा है, लेकिन पंचायत स्तर पर बीजेपी काम कर रही है। प्रभावी कार्यकर्ताओं को किस रूप में अपने साथ जोड़ा जाए, बीजेपी इसको बाखूबी समझ रही है। और जब आप वहां के लोगों से बात करते हैं तो 3-4 बातें और सामने आती हैं। वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आए, उससे पहले समझिए, कांग्रेस के भीतर चाहे वो भरत सिंह सोलंकी हो, चाहे अर्जुन मोढवाडिया हो, चाहे सिद्धार्थ पटेल हो, चाहे शक्ति सिंह गोहिल हो, चाहे जिग्नेश मवानी की तो एंट्री हुई है, 5-6 नेता ऐसे हैं जिनसे आखिरी वक्त में डील करना बीजेपी के लिए आसान होता है। इन सब की अपनी दुकानें चल रही हैं, लेकिन दुकान चलाने वाले केजरीवाल के साथ नहीं है, तो वो डील किस बात का करेंगे? और अगर वो डील नहीं करेंगे, और खास तौर से पाटीदार समाज जो पिछली बार कांग्रेस के पीछे खड़ा था, हार्दिक पटेल इस बार बीजेपी के साथ चले गए, उस पाटीदार समाज में वोटों का बंटवारा हो जाएगा व एकमुश्त आम आदमी पार्टी के हक में जाएगा। इसको लेकर भी रणनीति जिस रूप में केजरीवाल अपनी प्लानिंग में साध रहे हैं, उसमें वह किसानों का जिक्र भी कर रहे हैं, मजदूरों का जिक्र भी कर रहे हैं, और प्लानिंग के साथ मुफ्त में 1 से 3,000 रुपए के जो दस्तावेज दिए जा रहे हैं, लिख कर दिए जा रहे हैं युवाओं को। सत्ता में आए तो 3,000 रुपए आपको, सत्ता में आए तो हर महिला को 1,000 रुपए, सत्ता में आए तो मुफ्त में बिजली पानी,
सत्ता में आए तो आपके बच्चों का भविष्य एजुकेशन के लिहाज से, सत्ता में आए तो जो महंगी हेल्थ सर्विस है वो ना सिर्फ सस्ती होगी बल्कि सरकारी हेल्थ सर्विस होगी। इस प्लानिंग के दायरे में बीजेपी के वाइब्रेंट गुजरात भी फंस गया है और गुजरात मॉडल भी फंस गया है। और इसीलिए अब आपको समझना होगा कि वहां की राजनीतिक जमी क्या कहती है, जहां पर सेंध लगाने के लिए केजरीवाल मूव कर रहे हैं। पूरी की पूरी सरकार दिल्ली ने बदल डाली गुजरात के भीतर में। वहां पर विजय रूपानी जो 2016 से मुख्यमंत्री थे, 2021 में उनको हटा दिया गया। भूपेंद्र भाई पटेल को लाया गया। भूपेंद्र भाई पटेल उसी सीट से चुनाव जीते विधानसभा की, जिस सीट से जो घाट लोडिया की सीट जो अहमदाबाद के दायरे में आती है, जहां पर आनंदी बेन चुनाव लड़ती थी। एक वक्त उनका प्रचार करते हुए वह उनकी सीट से एमएलए और उसके बाद मुख्यमंत्री। यह रास्ता बतलाता है कि दरअसल बीजेपी के भीतर की विभाजन की स्थितियों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में केजरीवाल अब उसमें सेंध लगाना चाहते हैं। और सेंध लगाने के दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका, जो पुराने बीजेपी के निकाले गए मंत्री संतरी जो भी हों उनके साथ भावनात्मक तौर पर जुड़ा जाए या उनकी भावनाओं को कुलांचे मारने का स्पेस उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस रूप में दिया जाए कि जो नया कैंडिडेट बीजेपी खड़ा करे उसके पैरेलल में बीजेपी के वोट ही दो कैंडिडेट में बढ़ जाए, अगर वो इंडिपेंडेंट विरोध करते हुए खड़ा हो या फिर उस आम आदमी पार्टी के साथ आ जाए। यह पहला सवाल था। हम यहां पर एक जिक्र कर रहे थे आपसे आरएसएस का, तो आरएसएस में वहां पर एक भार्गव भाई भट्ट साहब है, आरएसएस के दूसरे नंबर के नेता है, बड़े प्रभावी हैं, लेकिन उनकी तक नहीं सुनी गई और नहीं सुनी जा रही है। सत्ता बदल जाती है, आरएसएस को पता नहीं चलता है। तो ऐसे में अगर आप परखना शुरू कीजिएगा तो शंकर सिंह वघेला 96-97 मुख्यमंत्री रहे, वो कांग्रेस में आ चुके हैं। शंकर सिंह वघेला राधनपुर से लड़ते हैं जो पाटन का इलाका है। पाटन की 4 में से 3 सीट कांग्रेस के पास। उसके बाद आइए केशु भाई पटेल। केशु भाई पटेल जिस इलाके से जीते थे वह जूनागढ़ का विसाड़वाड़ का इलाका है। वहां की 5 सीटों में से जूनागढ़ की 4 कांग्रेस के पास। उसके बाद आइए नरेंद्र मोदी जो खास तौर से राजकोट से पहला चुनाव और दूसरा मणिनगर से लड़े क्योंकि अहमदाबाद की सीट थी। और उसके बाद आइए विजय रूपाणी, यह भी जिस सीट पर आए वो राजकोट की सीट, और भूपेंद्र भाई पटेल जो हैं यह तो अहमदाबाद की सीट में आए। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि जो दबाव है उसमें अभी तक स्मृति ईरानी गरबा कर चुकी हैं, गुजरात जाके वुमेन कॉन्क्लेव में हिस्सा ले चुकी हैं। अनुराग ठाकुर उद्घाटन कर चुके हैं जो नेशनल गेम्स फेस्टिवल जो सेशन था गुजरात का। भूपेंद्र सिंह यादव गए, वो अमित शाह के साथ गए। जो ईआईसी का जो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल मुद्दा हो गया है, एक अच्छी बात है 300 बेड को लेकर, क्योंकि केजरीवाल का दबाव है। जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो बड़ोदरा में जो विदेशी इनवॉइस हैं 50 उनको इनवाइट करके कॉन्क्लेव की तैयारी। ये सारी परिस्थिति बतलाती है कि बीजेपी के भीतर एक धड़कने बढ़ी हुई स्थिति है। और उसके भीतर जब आप जाइएगा तो 2017 की परिस्थिति को एक क्षण के लिए जरा पलटिए। 23 लाख वोट ज्यादा मिले, 77 सीट कांग्रेस को मिली, 99 सीट बीजेपी को मिली। लेकिन उसके बाद किसको सीटें मिली? किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिली। इंडिपेंडेंट को 12,90,000 वोट मिले जो लगभग 4.5% है। उसके बाद नोटा में वोट गए लगभग 1.8%, यानी लगभग 5.5 लाख वोट। उसके बाद जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी जैसे भारतीय ट्राइबल पार्टीज के 2 उम्मीदवार जीते क्योंकि 27 सीट ट्राइबल्स के हिस्से में आती है और कांग्रेस के साथ ये जब मिल जाते हैं तो इनको सीट मिल गई। बीजेपी अपने राजनीतिक प्रयोग अपने बूते करती है और प्रयोगशाला गुजरात इसीलिए पहचान के तौर पर है। वहां पर बीएसपी को भी 2 लाख वोट मिले, लेकिन एनसीपी को भी 1,80,000 वोट मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में सिर्फ 24,918 वोट मिले थे। अब आप कहेंगे 24,000 के वोट बढ़कर 24 लाख होंगे, या ये बढ़कर 42 लाख होंगे, या ये बढ़ते बढ़ते वाकई क्या 1 करोड़ छू देंगे? असंभव सी स्थिति है। लेकिन गुजरात एक परसेप्शन की लड़ाई है, जहां से नरेंद्र मोदी ने एक गुजरात मॉडल के परसेप्शन के तौर पर अपने चेहरे को राष्ट्रीय तौर पर रखा और गुजरात के भीतर की गरीबी और वहां से निकलने वाले बिलियनियर्स दोनों की तादाद इस देश में सर्वोपरि हो चली है। 1 करोड़ के लगभग गुजरात में बीपीएल के नीचे आते हैं, गरीबी रेखा की परिस्थिति में आकर टिके हुए हैं। लेकिन इस देश के भीतर में टॉप 50 में से
टॉप 10 जो होंगे वह गुजरात के ही बिलियनियर्स होंगे। तो गुजरात के बिलियनियर्स की पहचान और धमक तो दुनिया में गूंजती है। अब इसके भीतर जब आप चलते हैं तो जरा सोचिए कि जो प्लानिंग है केजरीवाल की वह सौराष्ट्र और कच्छ और नॉर्थ गुजरात को लेकर है। ध्यान दीजिए तो सौराष्ट्र में 54 सीट, उसमें से 23 सीट बीजेपी जीती थी, 30 सीट कांग्रेस जीती थी, ज्यादा सीट कांग्रेस के पास थे। और इसके दायरे में कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरवी, राजकोट, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बटोत, इन जगहों पर आम आदमी पार्टी बहुत तेजी के साथ अपने फैला रही है और मैसेज सोशल मीडिया के जरिए दे रही है कि हम ही हैं विकल्प। और इन जगहों पर जो लोग 27 बरस से कांग्रेस के पीछे खड़े थे उनमें एक शिफ्ट नजर आ रहा है। पहला सवाल यह था। दूसरा सवाल जो नॉर्थ गुजरात का है, बनासकांठा, पाटन, मेहसाना, सबरकांठा, अरावली और गांधीनगर, इसमें से खास तौर से नॉर्थ गुजरात में अरावली की तीनों सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास है। ठीक इसी तरीके से गिर सोमनाथ, अमरेली और मोरवी, यह जो इलाके हैं सौराष्ट्र के, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। सवाल यह नहीं है कि जहां पर बीजेपी नहीं थी वहां कांग्रेस थी, वो कांग्रेस के पूरे वोट बैंक शिफ्ट हो जाएंगे या बंट जाएंगे। अगर वो बंट रहे हैं और कांग्रेस अपनी जमीन को बचा रही है या उसमें अगर 2% वोट का शिफ्ट होता है तो भी उसकी सीटें 100 के पार, 125 के नजदीक होगी। लेकिन जैसे ही वोट शिफ्ट, कांग्रेस के वोट अगर शिफ्ट होते हैं बड़ी तादाद में, बड़ी तादाद का मतलब अक्सर यह होता है 40 से 60% के बीच, यह वोट अगर शिफ्ट होते हैं और 6% वोट कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अगर निकलकर बीजेपी के वोट बैंक से अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो आम आदमी पार्टी ना सिर्फ दूसरे नंबर पर पार्टी के तौर पर बल्कि गुजरात की विधानसभा डामाडोल नजर आएगी। ध्यान अगर आप दीजिएगा तो 47 सीट सिर्फ अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में है। इन 47 सीट में से 38 सीटों पर बीजेपी काबिज है और सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी शहरी के मिजाज के लिहाज से जो दखल दे रही है वह उसकी उस प्लानिंग का हिस्सा है जिसमें हिंदुत्व के बोल हो, राष्ट्रवाद का परचम हो और दिल्ली का मॉडल जो पंजाब होते हुए गुजरात पहुंचे उसको कहीं ऊपरी तौर पर बताया जा सके और कैश से लेकर मुफ्त की परिस्थितियों में गुजरातियों को लाकर खड़ा किया जाए, जहां पर गुजराती कितना भी बड़ा पैसे वाला हो लेकिन जब कुछ चीजें फ्री में मिलती है तो लोगों की एक मानसिकता होती है वहीं खड़े हो जाएं। और जो गरीब है उसके लिए तो रास्ता केजरीवाल बना रहे हैं। तो इस प्लानिंग को तोड़ पाने में कितने सक्षम बीजेपी का संगठन होगा यह फिलहाल दूर की गोटी है। लेकिन जब कैबिनेट मिनिस्टर्स की पूरी फौज उतरेगी और रोड शो करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, उस दौर में अगर पोस्टर बॉय केजरीवाल गुजरात के भीतर उभर कर आ गए तब क्या होगा? क्योंकि मीडिया के समानांतर जो मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक जिस धमक को बताते रहा प्रचार प्रसार बीजेपी के लिए, उसके ठीक समानांतर अगर जिस ट्विटर पर, जिस सोशल मीडिया पर जो धमक आम आदमी पार्टी ने क्रिएट की है वह उसके ठीक समानांतर की परिस्थिति इसलिए है क्योंकि गुजरात उन राज्यों में से है जहां में हर हाथ में स्मार्टफोन की स्थिति है, यानी मैक्सिमम स्मार्टफोन गुजरात में है। मोबाइल्स की स्थिति भी गुजरात में सबसे ज्यादा है इस देश के भीतर में। सवाल यह है कि प्रचार के माध्यमों से चीजें बदलेंगी या कोई ठोस काम खोजने की दिशा में बदलेंगी या फिर जो निराशा थी वह बदलेगी। तीनों स्थिति बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन संगठन और डील की परिस्थितियां, यानी अगर कांग्रेसी इस बार डील नहीं करें बीजेपी के नेताओं से, जो असंभव बात है, जो प्रभावी नेता हैं वो डील कर ही लेते हैं क्योंकि उनकी अपनी दुकान चल रही है, और जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं अगर वह उस गिरफ्तारी और एजेंसियों के डर के सामने ना झुके और एक ऐसी परिस्थिति गुजरात के भीतर टकराव की आकर खड़ी हो जाए कि हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम एक आम शख्स हैं और हम इसलिए लड़ रहे हैं कि इस बार मोदी सत्ता को डिगाना है, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, यह परिस्थिति भी बीजेपी के लिए अनुकूल भी है और प्रतिकूल भी है। प्रतिकूल मोदी के लिए है, अनुकूल बीजेपी के लिए इसलिए क्योंकि उसको बढ़ता हुआ वोट नजर आ रहा है। पिछली बार 3 करोड़ वोट थे, उस 3 करोड़ में से दोनों ने आपस में बांटे।
जो एक लिहाज से लगभग 3 करोड़ के लगभग पहुंच जाते हैं। इस बार एक तीसरी हवा आई है। उस हवा के साथ एक ऐसी राजनीतिक प्लानिंग है जिस राजनीतिक प्लानिंग का उपयोग नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने गुजरात के भीतर पहले किया है, उसको नए लब्बो लुबाब के साथ केजरीवाल लाकर समेटते हुए सबके सामने रख रहे हैं। यह धड़कन बढ़ाने वाली स्थिति बीजेपी की है और 2024 को लेकर इस देश के भीतर की नई बिसात और एक नया पोस्टर गुजरात से निकलेगा, यह आप मानकर चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।